कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में अब हम एक नवीन पार्ट पर आने वाले हैं जिसका नाम समुद्र विज्ञान। हम समुद्र विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। इसके 5 से 6 लेक्चर हम लेने की कोशिश करेंगे और इसी के बाद में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन होता है खत्म। और फिजिकल ज्योग्राफी के खत्म हो जाने के बाद में कौन सा चैप्टर शुरू करना है, शायद हम पॉलिटी को शुरू करेंगे। मतलब 5 से 10 दिन के बाद में हम कोशिश करें, 7 दिन मैक्सिमम, और उसके बाद में हम पॉलिटी को एक तरफ से शुरू करना, पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और टेस्ट जो अगले संडे का है वो आप सभी को पता है, शेष 16 लेक्चर जो मॉडर्न इंडिया के हैं उसका टेस्ट रहेगा आपका नेक्स्ट संडे। समुद्र के बारे में हमें पढ़ना है। जलमंडल, हम स्थल मंडल पढ़ चुके, वायुमंडल पढ़ चुके, अब जलमंडल पढ़ना है। साथ में हमारी एक टॉपिक बचा हुआ है मिट्टी। ये मिट्टी हम लास्ट में पढ़ेंगे, एक लेक्चर ही बनाएंगे जिसके ऊपर मिट्टी पूरा आपको समझ में आते रहेगा कि मिट्टी क्या होती है, किस प्रकार से बनती है। तो समुद्र जो मंडल है, ये समुद्र मंडल में हमें पढ़ना है सबसे पहले समुद्र का तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट। तापमान जब समझ में आएगा तो समुद्र के तापमान के बाद में समुद्र में तापमान में लवणता या सैलिनिटी। जब लवणता और तापमान पता चल जाएगा तो उसके बाद में आती समुद्री जलधारा, और समुद्री जलधारा के बाद में हमें इसी समुद्री जलधारा में ज्वार भाटा, क्योंकि जलधारा जो रहती है उसी में आता है ज्वार भाटा, और हम ज्वार भाटा को एक अलग रूप में पढ़ेंगे। और ज्वार भाटा के साथ में प्रवाल, भित्ति, इतने टॉपिक है। और इतने जो टॉपिक है हमारे, इसमें तापमान बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि तापमान आपको समझ में आएगा तो ही आपको लवणता और जलधारा और प्रवाल भित्ति समझ में आएगी, इनका महत्व भी समझ में आएगा। तो भैया तापमान आपको क्लियर होना चाहिए कि तापमान किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने स्थल मंडल का हमने बजट देखा था, ऊष्मा बजट, उसी प्रकार से समुद्र का भी एक ऊष्मा बजट होता है। मतलब समुद्र को प्राप्त ऊष्मा और समुद्र के द्वारा निष्कासित ऊष्मा जब समान होती है तो इस प्रकार के क्रिया को ऊष्मा बजट कहा जाता है। किसे? समुद्र के द्वारा प्राप्त ऊष्मा या ऊर्जा तथा निष्कासित ऊष्मा को ऊर्जा बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा या ऊष्मा बजट कहा जाता है। अब क्या होता है, ये पृथ्वी को जिस प्रकार से ऊष्मा प्राप्त होती है सूरज से, तो हमने माना कि पृथ्वी के द्वारा जो पृथ्वी की सतह, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पृथ्वी की सतह को जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो ऊष्मा प्राप्त सूर्य से होती है। और सूर्य से जो प्राप्त होती है, उस सूर्य से प्राप्त हो जाने के बाद में जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है और जितना परावर्तित करती है वो दोनों बराबर रहता है। वो दोनों कैसा रहता है? बराबर। और दोनों बराबर होने के कारण हमेशा पृथ्वी का तापमान सम रहता है। ऐसे ही समुद्र का तापमान भी हमेशा बराबर रहता है। जितनी ऊष्मा वो प्राप्त करता है और उतनी ही ऊष्मा को वो क्या करता है? निष्कासित करता है। तो भैया पृथ्वी को जो सूरज के माध्यम से ऊर्जा मिलती है, तो एकमात्र पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत कौन कहलाता है? पृथ्वी की सतह का स्रोत कौन कहलाता है? सूर्य। पर समुद्र की ऊर्जा या ऊष्मा का स्रोत केवल समुद्र नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी वस्तु पर अगर हम भार रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से भार रखने के कारण धीरे धीरे प्रेशराइज होंगे। प्रेशराइज होती है तो तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो तापमान में होती है वृद्धि।
तो मतलब समुद्र के ऊष्मा का या ऊर्जा का जो स्रोत है वो सबसे पहले सूर्य है। क्या है? सूर्य। तो सूर्य के माध्यम से पृथ्वी को समुद्री सतह को क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है। तो साथ में पानी की उपस्थिति के कारण जब दाब में वृद्धि होती है तो भी क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है। तो भी क्या होता है? ऊष्मा पैदा होती है। और साथ में ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया, ज्वाला कैसी रहती? गर्म। तो मतलब समुद्र को जो ऊष्मा मिलती है वो किससे मिलती है? सूरज से। पानी के अधिक मात्रा में होने के कारण, दाब में वृद्धि होने के कारण ताप में वृद्धि होती है, और ज्वालामुखी क्रिया से। ये तीन स्रोतों के माध्यम से समुद्री सतह को ऊष्मा मिलती है। पर इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो ज्यादा कहीं ना कहीं समुद्र को ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, वो रहता है सूर्य। तो सूरज की उपस्थिति समुद्र के तापमान को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करती है, पर उसकी जगह पर अन्य कारक भी हैं। तो हम अब ये देखते हैं, सूर्य पृथ्वी के ऊपर अवस्थित समुद्र या पानी को के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि भैया समुद्र को जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो ऊष्मा की प्राप्ति किससे होती है? सूरज से। और सूरज के अलावा किससे होती है? ज्वालामुखी क्रिया और पानी की उपस्थिति के कारण दबाव, और दबाव के कारण क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। तो भैया समुद्र जो है, यह समुद्र का जो तापमान रहता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि तापमान अगर आपको समझ में आएगा तो आगे बातें क्लियर। तो हमने ऊष्मा बजट देख लिया। ऊष्मा बजट का मतलब होता है समुद्र को प्राप्त ऊष्मा और निष्कासित ऊष्मा, इसी को कहता है ऊष्मा बजट। और इस ऊष्मा बजट में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सबसे पहले सूरज की किरणें, मतलब सूरज, ज्वालामुखी क्रिया और पानी का दाब। अब हम देखते हैं ये जो तापमान रहता है किसका? समुद्र का। हर जगह एक जैसा रहता है क्या? नहीं, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कभी कम। तो भैया समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो हम अगर कारक की बात करें तो हमें कई सारे कारक दिख सकते हैं। तो एक ये हो सकता है कि भैया सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें अगर आपको पता चल जाएंगी तो तापमान जो समुद्र का है वो अक्षांशीय रूप से कैसे प्रभावित होता है? मतलब 0 से लेकर 90 तक का, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का। तो भैया सूरज की किरणें कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। पवन, पवन चलती है तो वो भी प्रभावित कर सकती है। समुद्री जलधारा और स्थलीय प्रभाव, ये आप 4 कारण आप लिखिए। और जब ये 4 कारण आपको मैं समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया अक्षांशीय आधार पर तापमान को प्रभावित करने वाले, अक्षांशीय मतलब 0 से लेकर 90, ऊर्ध्वाधर आधार पर नहीं बोल रहे। कभी कभार ऊर्ध्वाधर आधार पर भी बोलता है कि भैया ऊर्ध्वाधर आधार पर तापमान का वर्णन कीजिए। तो अक्षांशीय आधार पर तापमान को प्रभावित, सूर्य के समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में सूरज की किरणें, पवन, समुद्री जलधारा और स्थलीय प्रभाव। तो भैया सूरज की किरणें यहीं पर आप देखें, सूरज की किरणें जो रहती है, आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही हमें दिखाई देता है कि जो सूरज की किरणें रहती है वो सूरज की किरणें क्या नहीं रहती, कभी भी एक जगह पर सीधी नहीं पड़ती। और कभी भी एक जगह पर सीधी नहीं पड़ती तो स्वाभाविक रूप से हर जगह पर हमें दिखाई देता है कि भैया 0 से लेकर 90 तक के जाने पर तिरछापन ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक रूप से सूरज की किरणें जब 0 से लेकर उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश की ओर जाएंगी तो सूरज की किरणों की तिरछेपन में वृद्धि होगी। तो स्वाभाविक रूप से उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता में भी क्या आएगी? कम। जब तीव्रता में कमी आएगी तो स्वाभाविक रूप से तपन की जो दर रहेंगी वो भी क्या होंगी? कम। तो यही कारण है कि 0 से लेकर
30-90 डिग्री पर जाने पर हमें समुद्र के तापमान में कमी दिखाई देती। अब समुद्र के तापमान में कमी दिखाई देती, ये एक कारण हो गया। परंतु कभी कभार क्या होता है कि भैया 0 से लेकर 90 डिग्री पर जाने पर जो तापमान में कमी आनी थी कभी कभार नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अन्य कारक भी रहते हैं। तो अन्य कारक क्या है? पवन। पवन मान के चलो आपने पवनें देखी हुई है, तो पवन में आपने जो मूल पवनें देखी उसमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें देखी। अब व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें आपने देखी तो आपको ये भी समझ में आ गई कि भैया ये जो पवनें रहती है इसमें कभी कभार कोई अगर स्थानीय पवनें अगर शामिल करते तो वो ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। तो स्वाभाविक रूप से जब पवनें गर्म से ठंडे की ओर चलेंगी तो स्वाभाविक रूप से वो धीरे 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 पानी को भी गर्म करते चलेंगे, गर्म से ठंडे की ओर चलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करते हैं। और जब ठंडे से गर्म की ओर चलेंगी तो भी क्या करते हैं, समुद्र के तापमान को कैसे करते हैं, प्रभावित करते हैं। आया समझ में? तो मतलब पवनें भी कहीं ना कहीं क्या करती है, समुद्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। साथ में जलधारा, अगर ठंडी जलधारा होंगी तो पूरे के पूरे पानी को क्या कर देंगे, ठंडा। गर्म गर्म जलधारा रहेंगी तो पूरे के पूरे पानी को क्या कर देंगी, गर्म। तो मतलब समुद्र के तापमान को प्रभावित करने में केवल सूरज की उपस्थिति, केवल सूरज की किरणें यही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, बल्कि पवनें और समुद्र जलधारा। पर क्या होता है, मान के चलो कि एक ही अक्षांश है, मतलब 23-23.5 डिग्री है और 23-23.5 डिग्री पर आपको एक बड़ा समुद्र मिलता है, एक हल्का सा बंद समुद्र मिलता है, ये खुला समुद्र, हल्का सा बंद समुद्र और पूरी तरह बंद समुद्र। तो आपको दिखाई देगा कि भैया वहां पर सूरज की किरणें पड़ रही, परंतु हर समुद्र का पानी अलग अलग है, तपन दर से गर्म हो रहा है। तो इसका कारण है स्थलीय प्रभाव। स्थलीय प्रभाव के कारण जहां पर समुद्र खुला रहता है वहां पर स्थल के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो होता तो है, परंतु बहुत अधिक क्षेत्र होने के कारण तापमान उतना नहीं बढ़ता। बंद क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में बेटा, बंद क्षेत्र में, बंद क्षेत्र में आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पर थोड़ा हल्का बंद क्षेत्र में आपको खुले क्षेत्र की तुलना में तापमान ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्थल के माध्यम से चालन पद्धति के द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण। क्योंकि ऊष्मा कहाँ की ओर जाती है, हमेशा अधिक से कम की ओर। अधिक से किसकी ओर जाती है, कम की ओर जाती है। तो अधिक तापमान हमेशा किसका रहता है, स्थल का, क्योंकि स्थल जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। तो इसके कारण स्थल से जल की ओर जाता है ऊष्मा। तो वहीं जब बंद समुद्र आता है तो वहां पर तापमान ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर आपको चारों ओर से ऊष्मा जो रहती है वो लगातार स्थानांतरित होते रहती है। तो मतलब समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूरज की उपस्थिति, सूरज की किरणें, पवन, जलधारा और स्थलीय प्रभाव। तो आपको पता है खुला समुद्र, अंशतः बंद समुद्र और पूर्णतः बंद समुद्र एक ही अक्षांश पर हो जाने के बावजूद भी अलग अलग दिखाई देता है, ये स्थलीय प्रभाव के कारण दिखाई देता है। तो मतलब समुद्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में ये 4 कारक दिखे। तो इसका मतलब ये है कि सूरज की किरणें महत्वपूर्ण रहती है, परंतु पवनें और समुद्र जलधारा और स्थलीय प्रभाव ये भी कहीं ना कहीं अन्य कारकों में शामिल आता है। अब ये तापमान अगर आपको समझ में आ जाएगा तो तापमान आपको पता चल गया तो आपको सैलिनिटी अपने आप समझ में आ जाएगी कि लवणता कहाँ पर ज्यादा होती है। लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणों की मात्रा को ही समुद्री जल की लवणता कहा जाता है। और प्रायः माना जाता है कि समुद्री जल की जो लवणता होती है वो 35% के करीब करीब रहती है। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम के करीब करीब माना जाता है कि लवणता रहती है, जो औसत समुद्री लवणता मानी जाती है। आपको लवणता अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मान के चलो मैंने एक पानी रखा और ये इसको रखा मैंने जहां पर सूरज है, और यहाँ पर भी मैंने पानी रखा और यहाँ पर चंद्रमा है। अब मुझे बताओ तापमान कहाँ का ज्यादा रहेगा, इस वाले क्षेत्र का। तो मतलब वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होगा तो पानी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर क्या चंद्रमा, तो तापमान क्या है, कम, और तापमान कम है तो वाष्पीकरण हो रहा है क्या,
नहीं हो रहा है। यहाँ पानी कम हो रहा है परंतु पानी के साथ लवणता जा रही है क्या? उसमें अवस्थित कण जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। तो मतलब कण रह रहे हैं, पर कण रह रहे हैं परंतु पानी की मात्रा कम हो रही, तो मतलब लवणता का जो प्रतिशत मान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ पर लवणता का जो प्रतिशत मान है वो क्या हो रहा है? वो सेम बना हुआ है। तो मतलब आपसे प्रश्न पूछता है, अगला चैप्टर है कि समुद्र की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक तथा समुद्र में उपस्थित लवणता का आप चित्रण कीजिए। पर उस चित्रण से पहले हम एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि समुद्र के तापमान को क्षैतिज आधार पर प्रभावित करने वाले कारक ये है, तो ऊर्ध्वाधर आधार पर प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दो टॉपिक को लेंगे। ऊर्ध्वाधर आधार पर समुद्र के तापमान किस प्रकार से बदलता है और लवणता की मात्रा किस प्रकार से प्रभावित होती है। ये दो बातों को लेकर हम लेक्चर को कल समाप्त करेंगे। उसके बाद आगे के लेक्चर आपको अपने आप धीरे धीरे समझते आ जाएंगे। थैंक यू।